अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। गुजरात में चुनाव हो रहा है। पहले मरहला की वोटिंग दिसंबर की पहली तारीख को हो चुकी है। दूसरे मरहला के लिए 5 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। इस पूरे चुनाव में कांग्रेस आपको कहीं नहीं दिखेगी। बीजेपी पूरी क़ुव्वत से चुनाव लड़ रही है। बीजेपी की टॉप लीडरशिप चुनावी मुहिम जंगी पैमाने पर चला रही है। आम आदमी पार्टी भी पूरी शिद्दत के साथ चुनाव लड़ रही है, लेकिन कांग्रेस चुनाव लड़ने में कहीं पर कोई शिद्दत और जज्बा नहीं दिखा रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है, बल्कि पूरे 182 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार खड़े हैं, कांग्रेस के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन इस चुनाव में, इलेक्शन की कैंपेनिंग में, इस पूरी मुहिम में कांग्रेस की जो टॉप लीडरशिप है वो गायब है। जो बड़े लीडर्स हैं वो नज़र नहीं आ रहे हैं। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में बिजी हैं और इस पूरे मुहिम में, इस पूरे चुनाव के अब तक के मरहले में राहुल गांधी एक मरतबा गुजरात गए हैं। एक रैली में उन्होंने हिस्सा लिया और वहां भी उन्होंने अपनी भारत जोड़ो यात्रा की दास्तान सुनाई, वापस आ गए। कांग्रेस के सदर है मल्लिकार्जुन खड़गे। उन्होंने अब तक सिर्फ एक रैली में गुजरात में हिस्सा लिया है और वहां जाकर खिताब किया है। कांग्रेस की सबसे मकबूल लीडर इस वक्त प्रियंका गांधी मानी जाती है। महिलाएं उनको सुनती है, मर्द उनको सुनते हैं, सब लोग उनकी रैलियों में शरीक होते हैं और भीड़ होती है। अभी हिमाचल प्रदेश में, पूरे हिंदुस्तान ने देखा कि बहुत भीड़ होती थी प्रियंका गांधी की रैलियों में, लेकिन गुजरात में भी प्रियंका गांधी कोई रैली नहीं कर रही है। सोनिया गांधी बीमार है और ज़्यादातर रैलियां नहीं करती है, लेकिन किसी बड़े सूबे का, किसी बड़े स्टेट का चुनाव होता है तो सोनिया गांधी भी उमूमन 1-2 रैली में जाती है और कुछ देर जनता के साथ बातचीत करती है, खिताब करती हैं। लेकिन गुजरात में प्रियंका गांधी ने भी कोई दौरा नहीं किया है। इसके अलावा कांग्रेस के जो दूसरे बड़े लीडर्स हैं, खा दिग्विजय सिंह हो, तारिक अनवर हो, वो सब भी गुजरात चुनाव में नज़र नहीं आ रहे हैं। कोई भी रैली को खिताब नहीं कर रहे हैं। इस पूरे सफ़र में, इस पूरे चुनाव में अगर आप देखेंगे तो सिर्फ एक चेहरा है कांग्रेस का जो गुजरात में रैलियां कर रहा है, गुजरात में जाकर के जनता से ताल्लुक बना रहा है, और उसका नाम है इमरान प्रताप गढ़ी। सवाल ये कि गुजरात में 182 सीटें हैं। सरकार बनाने के लिए कम से कम 92 सीटों पर जीतना ज़रूरी है और 1990 से लगातार कांग्रेस गुजरात में हार रही है। पहली मर्तबा सबसे ज़्यादा सीट कांग्रेस को पिछले यानी 2017 के चुनाव में मिली थी, जब 78 सीटों पर कांग्रेस को कामयाबी मिली और बीजेपी सिर्फ 99 सीटों पर महदूद हो गई थी। और पिछले चुनाव में राहुल गांधी ने पूरी ताकत सर्व की थी, पूरा जोर लगाया था और ये मैसेज था कि कांग्रेस की वापसी गुजरात में हो रही है। इसके बावजूद गुजरात में वापसी नहीं हो सकी कांग्रेस की। तो क्या आपको लगता है कि ऐसा स्टेट, ऐसा सूबा जहां पिछले 32 सालों से बीजेपी सरकार बना रही है, 1990 से लगातार बीजेपी जीत रही है, कांग्रेस हार रही है, उस गुजरात में 2022 के गुजरात में जब सेंटर में नरेंद्र मोदी की हुकूमत है, बीजेपी पूरी कुव्वत के साथ मौजूद है, वहां बीजेपी को इमरान प्रताप गढ़ी शिकस्त से दोचार कर देंगे। इमरान प्रताप गढ़ी के भाषण से, उनकी रैलियों से बीजेपी हार जाएगी और कांग्रेस जीत जाएगी। फिर आखिर क्यों? राहुल गांधी क्यों मैदान में नहीं है? मल्लिकार्जुन खड़गे खुद क्यों मैदान में नहीं है? प्रियंका गांधी खुद क्यों मैदान में नहीं है? दिग्विजय सिंह खुद क्यों मैदान में नहीं है? या खुद सोनिया गांधी मैदान में नहीं है? इमरान प्रताप गढ़ी अकेले क्यों गुजरात के चुनावी मैदान में है और रैलियां कर रहे हैं? मकसद क्या है? क्या वाकई इमरान प्रताप गढ़ी की तकरीर में, उनके भाषण में इतना दम है, इतना जोर है कि वो हिंदुओं का वोट भी हासिल कर लेंगे, मुसलमानों का वोट भी हासिल कर लेंगे और कांग्रेस को जीत दिला देंगे, या फिर कुछ और मकसद है? उसको समझना पड़ेगा। जो क्रोनोलॉजी है, दरअसल इस मर्तबा कांग्रेस की जो लीडरशिप है उसने फैसला किया है कि गुजरात के चुनाव को वहां के लोकल लीडर तक महदूद कर दिया जाए और देखा जाए कि जो लोकल लीडर्स है, जो हमारे कैंडिडेट है, वो कितने मौसर होते हैं, वो अपने दम पर किसी स्टेट में चुनाव जीत सकते हैं या नहीं जीत सकते हैं। चुनाव यही वजह है कि जो टॉप लीडरशिप है उन्होंने दूरी बना रखी है और बहुत कम जा रहे हैं और एक तरह से पूरा मुनहसर कर दिया गया है लोकल लीडर्स पर, इलाकाई और सूबाई लोगों पर, कि उनमें कितनी हैसियत है और कितना चुनाव जीत सकते हैं, नहीं जीत सकते हैं। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी भी वहां पूरी शिद्दत के साथ चुनाव लड़ रही है और आम आदमी पार्टी का यह दावा है कि जो कांग्रेस का वोट है वो हमको मिल रहा है। लोगों का तज्जिया भी यही है कि जो कांग्रेस का वोट बैंक है वो आम आदमी पार्टी के लेने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस को भी अच्छी तरह एहसास है कि आम आदमी पार्टी
कांग्रेस के वोट बैंक में सेंध लगा रही है और आम आदमी पार्टी को इस वक्त कांग्रेस के लिए रोकना भी मुश्किल हो चुका है। इसलिए कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को भी थोड़ी सी ढील दे दी है कि तुम जो वोट लेना चाहो ले लो। कांग्रेस ने फिलहाल दूरी बना रखी है, नज़र 2024 पर है कांग्रेस की। अब तीसरा वोट बैंक जो बहुत अहम है गुजरात में, और वो है मुसलमानों का। गुजरात में 9.6% यानी तकरीबन समझ लीजिए 10% मुसलमानों की आबादी है। तो एक बड़ा वोट बैंक है गुजरात में मुसलमानों का, और कांग्रेस की जीत में मुसलमानों का हमेशा किरदार भी रहा है। 15 विधानसभा के ऐसे हलके हैं जहां मुसलमान वोट असरअंदाज होते हैं और मुसलमान वोट किसी भी उम्मीदवार की हार और जीत का फैसला करते हैं। 10 विधानसभा के ऐसे हलके हैं जहां मुसलमानों की आबादी या कह लीजिए मुस्लिम वोट 28% से अबव है और वहां डिजर्व करता है कि कोई मुसलमान ही कैंडिडेट हो। तो ये जो मुसलमानों का इतना सारा वोट बैंक है, 10 हलके मुसलमानों के हैं, 10% मुसलमानों का वोट है, इस वोट बैंक पर असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी नजरें जमा दी है। असदुद्दीन ओवैसी पिछले यानी वहां जो काउंसलर का चुनाव हुआ था या जो बल्दिया का इलेक्शन हुआ था उसमें MIM के 17 उम्मीदवारों को जीत मिली थी और एक बड़ी घंटी थी। एक तरह से इसको ये भी समझा गया कि जो कांग्रेस का वोट बैंक था, मुसलमान जो कांग्रेस के साथ थे, उन्होंने बल्दिया के चुनाव में कांग्रेस को हरा करके, कांग्रेस से रिश्ता खत्म करके MIM को सपोर्ट किया है। और इस तरह एक मैसेज मिला कि गुजरात के मुसलमान कांग्रेस को छोड़कर MIM की तरफ आ रहे हैं। चुनांचे इस चुनाव में भी यानी जब विधानसभा को चुनाव हो रहा है तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 13 उम्मीदवारों को गुजरात में खड़ा किया है। 6 उम्मीदवार की किस्मत का फैसला हो चुका है, जो बकिया 7 बचे हैं उनकी किस्मत का फैसला 5 दिसंबर को होगा। तो कुल मिलाकर के MIM की नजर है गुजरात के मुस्लिम वोटों पर और यही मुसलमान वोट एक तरह से कांग्रेस का भी महफूज वोट बैंक माना जाता है। दूसरे वोट बैंक पर आम आदमी पार्टी कब्जा कर रही है, बीजेपी पहले से कब्जा कर चुकी है। अब जो मुसलमान एक महफूज वोट बैंक था उस पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपनी नजरें जमा दी है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन लेने की कोशिश कर रही है। दीगर कई सूबों में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने कांग्रेस का वोट छीन भी लिया है या दूसरी इलाकाई पार्टियों का छीन लिया है जिनको मुसलमानों का वोट जाता था। अब ऐसे में कांग्रेस की पहली कोशिश है कि दूसरा वोट तो हमारे हाथ से खत्म हो चुका है, उसको वापस लाने में टाइम लगेगा, लेकिन जो हमारा मुसलमान वोट बैंक है उसको कम से कम बाकी रखा जाए, बचा कर रखा जाए। और मुसलमानों के वोट बैंक को बचाने के लिए अगर राहुल गांधी तकरीर करने जाएंगे और राहुल गांधी बोलेंगे असदुद्दीन ओवैसी फिरका परस्त है, तो और वोट बैंक कम हो जाएगा कांग्रेस का, मुसलमानों में और नाराजगी बढ़ेगी। अगर प्रियंका गांधी जाएगी और मुसलमानों के दरमियान खिताब करेगी और मुसलमानों के वोट को हासिल करने के लिए वो ये कहेगी कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बीजेपी की बी टीम है, तो यकीनी तौर पर मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेंगे, गुस्सा आएगा और यही कहा जाएगा आप होती कौन है हमारे किसी भी लीडर को या हमारी किसी भी पार्टी को बीजेपी की बी टीम कहने वाली मल्लिकार्जुन खड़गे भी अगर ये बात कहेंगे तो यकीनी तौर पर नाराजगी बढ़ेगी। और यही वजह है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से शदीद इख्तिलाफ रखने के बावजूद भी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे या सोनिया गांधी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करती है। लेकिन ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मुसलमानों के वोट को छीन रही है, ले रही है, कई जगह ले चुकी है और मुसलमानों को MIM के साथ जाने से रोकना है। और उसी वक्त मुसलमान MIM के साथ जाने से रुक सकते हैं जब मुसलमानों को यकीन दिला दिया जाए कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बीजेपी की बी टीम है, असदुद्दीन ओवैसी फिरका परस्त है, उनकी वजह से बीजेपी को फायदा होता है। और ये बात सभी को मालूम है कि मुसलमानों को सबसे ज्यादा डर और खौफ बीजेपी से है, RSS से है। मुसलमान अगर कांग्रेस को वोट करता है या समाजवादी को वोट करता है या RJD को वोट करता है तो वो बीजेपी के खौफ से, RSS के खौफ से, इसी डर की वजह से मुसलमान वोट करता है इन पार्टियों को कि अगर इसको हम वोट नहीं करेंगे तो बीजेपी सरकार में आ जाएगी। और मुसलमानों को डराने के लिए जरूरी है कि जिन लोगों की तरफ मुसलमानों का वोट जा रहा है, जिन लोगों की वजह से कांग्रेस को मुसलमानों का वोट नहीं मिल रहा है, उनको भी बीजेपी की बी टीम साबित किया जाए। चुनांचे इस काम को अंजाम देने के लिए, इस मुहिम को निभाने के लिए कांग्रेस ने इमरान प्रतापगढ़ी की ड्यूटी लगाई है, उनकी जिम्मेदारी लगाई है। लिहाजा इमरान प्रतापगढ़ी लगातार गुजरात में रैलियां कर रहे हैं, वो सभाओं का खिताब कर रहे हैं और अपनी उन सभाओं में, अपनी उन रैलियों में वो कांग्रेस की हुकूमत बनाने पर कम तवज्जो देते हैं, वो कांग्रेस की खूबियाँ कम बताते हैं, वो कम वादे करते हैं कि कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हम क्या करेंगे।
उनका पूरा जोर, उनकी पूरी क़ुव्वत इस बात पर होती है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन फ़िरक़ा परस्त पार्टी है, बीजेपी की बी टीम है, असदुद्दीन ओवैसी नरेंद्र मोदी के दोस्त हैं, उनको आप वोट देंगे तो बीजेपी की सरकार बन जाएगी और फिर 2002 जैसा गुजरात का मंजरनामा होगा। आप इमरान प्रतापगढ़ी की स्पीच को उठाकर देखिए, यही सब कुछ गुजरात में हो रहा है। अब ज़रा सुनिए इमरान प्रतापगढ़ी को किस तरह वो तकरीर कर रहे हैं गुजरात में। मैं पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को मुखातिब करके आपसे सवाल पूछता हूं कि अगर आपने CNRC के आंदोलन में हिस्सा लिया तो मुझे एक तस्वीर दिखा दो जब आप दिल्ली के शाहीन बाग में आए हो। कांग्रेस पार्टी, अगर तुम ये समझते हो कि असदुद्दीन ओवैसी की आने से फिरका परस्ती बढ़ती है तो बाहर में जाए तुम्हारी फिरका परस्ती। मैं अपनी जूती पे रखता हूं तुम्हारी बातों को। जब लोग तकरीरों में ये कहते हैं कि हम कांग्रेस को अपनी जूती पे रखते हैं तो उनसे पूछिए कि अगर कांग्रेस को जूती पे रखते हो तो भाजपा को क्या सर का ताज बना के रखते हो? सवाल पूछिए। सोचिएगा कि एक 35 साल के नौजवान ने जो बात कही थी उसकी सच्चाई क्या थी। कहेंगे कि हम भाजपा को हराने आए हैं, यही नारा लगाते हैं ना, लेकिन यहाँ पढ़े लिखे लोग बैठे हैं। नोट करना, इमरान जो कह के गया है उसे कल सर्च करना। जो आज यहाँ दरियापुर में आके कह रहे हैं कि हम भाजपा को हराने आए हैं, उनकी पार्टी का हेडक्वार्टर जहां है वहां का विधायक भाजपा का है। नोट कर लेना मेरी बात को, नोट कर लेना मेरी बात को। और वो सिर्फ विधायक नहीं है, उसका नाम राजा सिंह है और वो इतनी बदतमीजी के साथ गालियां देता है, उसकी आवाज नहीं बंद करवा पाते, लेकिन यहां आकर के आपसे कहेंगे कि हम आपको इंसाफ दिलाने आए हैं। मेरे भाई नोट कर लेना मेरी बात को। कल सुकून से तन्हाई में सोचना कि एक नौजवान आपसे कुछ कह रहा था, उसको समझना। मेरे भाई भाजपा बहुत होशियार है, हमारा दुश्मन बहुत शातिर है। वो जानता है कि अकेले नहीं जीता जा सकता, तो फिर वो कई दोस्तों का इस्तेमाल करता है। आपसे चाहता है कि आप थोड़ा थोड़ा बंट जाइए, थोड़ा थोड़ा बंट जाइए। और बंटने का नुकसान क्या होता है? मैंने कहा ना, हमसे पूछिए क्या होता है। हम झेल के आए हैं, इसलिए आपको आगाह करने आए हैं कि बंटिएगा मत। पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, फिर किसी जुर्म से तुम जोड़ दिए जाओगे। हाथ से हाथ की जंजीर बनाकर निकलो, वरना धागे की तरह तोड़ दिए जाओगे। मैं गुजारिश कर रहा हूं। तो आपने सुना इमरान प्रतापगढ़ी की स्पीच का कई सारा हिस्सा जिनका ये लबो लहजा है और वो लगातार MIM के खिलाफ बोल रहे हैं। इमरान प्रतापगढ़ी को लगता है कि असदुद्दीन ओवैसी से मुसलमानों को दूर करने के लिए ज़रूरी है कि उनका रिश्ता बीजेपी से जोड़ दिया जाए। वैसे साहब भी नहीं रुकते हैं और वो भी इमरान प्रतापगढ़ी के खिलाफ बोलते हैं और कहते हैं कि अगर कांग्रेस हमें फिरका परस्त पार्टी कहती है तो कहती रहे, हम मुसलमानों के लिए कोशिशें करते रहेंगे। अब मुसलमानों को फैसला करना होगा कि उनको किसको वोट देना है, किसको वोट नहीं देना है। गुजरात का एक इतिहास है कि मुस्लिम आबादी वहां धीरे धीरे कम होती जा रही है। पिछले 27-28 सालों से गुजरात की हुकूमत में कोई भी मुसलमान मिनिस्टर नहीं बन सका है, एक वजीर अब तक कोई गुजरात में मुसलमान नहीं हुआ है। मुसलमान जो जीतने वाले मिले हैं उनकी तादाद घटती जा रही है। 1998 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी से 10 मुसलमानों को जीत मिली थी, लेकिन ये तादाद भी कम होती गई और कांग्रेस ने टिकट भी कम देना शुरू कर दिया है। इस साल के चुनाव में कम से कम 12 मुसलमान हकदार थे टिकट लेने के, चुनाव लड़ने के, लेकिन कांग्रेस ने भी सिर्फ 6 मुसलमानों को टिकट दिया है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी पहली मरतबा चुनाव लड़ रही है, उसने सिर्फ 3 मुसलमानों को टिकट दिया है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 13 मुसलमानों को टिकट दिया है। बीजेपी ने एक भी मुसलमानों को टिकट नहीं दिया है और 1998 से बीजेपी किसी भी मुसलमान को गुजरात में मैदान में नहीं उतार रही है। मुसलमान 10-12 सीटों पर जीतने की सलाहियत रखते हैं, जिताने की सलाहियत रखते हैं, लेकिन उनको उनकी आबादी के तनासुब से भी टिकट नहीं दिया जा रहा है। और जिन जगहों पर कांग्रेस ने मुसलमानों को टिकट दिया है उन्हीं जगहों पर MIM ने भी मुसलमानों को टिकट दिया है, आम आदमी पार्टी ने भी मुसलमानों को टिकट दिया है, बहुत सारे आज़ाद उम्मीदवार भी उन जगहों पर है और इस वजह से भी मुसलमानों का वोट आपस में बहुत ज़्यादा तकसीम होगा और फिर मुसलमान उम्मीदवार के
जीतने के चांसेस कम होंगे, बीजेपी आसानी से जीत जाएगी। गोधरा और भूज जैसी जगह जहां मुसलमान बड़ी तादाद में हैं, वहां भी बीजेपी की जीत हो जाती। पिछली मरतबा यानी साल 2017 में भी बीजेपी के उम्मीदवार की सिर्फ 258 वोटों से जीत हो गई थी और कांग्रेस के उम्मीदवार की हार हो गई थी। वैसे कांग्रेस ने गोधरा और भूज में मुसलमानों की आबादी 30% होने के बावजूद भी मुसलमान को उम्मीदवार नहीं बनाया है। इसी तरह से लाम्बियत एक जगह है विधानसभा सूरत में, वहां तकरीबन 36% मुसलमानों की आबादी, यहाँ भी कांग्रेस ने मुसलमानों को उम्मीदवार नहीं बनाया है और ऐसी जगहों पर मुसलमानों में मायूसी भी है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा खतरनाक बात है वो ये कि दो मुसलमान लीडरों को आपस में लड़ा दिया गया है। इमरान प्रतापगढ़ी गुजरात इसलिए जा रहे हैं कि वो असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ बोलें और मुसलमानों को MIM से ओवैसी से दूर कर सके। बकिया कांग्रेस को और वोटों की कोई फिक्र नहीं है और इलाका जीतने की कोई उनकी तवज्जो नहीं है। सिर्फ फिक्र है कि जो मुस्लिम एरियाज है वहां कांग्रेस जीत जाए, कम से कम MIM को वोट ना जाए। और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की कोशिश है कि हमें इन जगहों पर जीत मिले। अब इन दो लीडरों के दरमियान जो तकरार है, जो लड़ाई है, मुझे नहीं लगता कि अच्छा है, इसको खत्म होना चाहिए। कांग्रेस की टॉप लीडरशिप को खुद कोई फैसला करना चाहिए, इस तरह नहीं लड़ना चाहिए। MIM भी एक अच्छी पार्टी है, मुसलमानों का, मुस्लिम नौजवानों का MIM पर विश्वास है, भरोसा है और कम से कम कोई भी मुसलमान इस पर भरोसा नहीं कर सकता है कि MIM या असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी से मिले हुए हैं। कई मकामात ऐसे हैं, कई सारे ऐसे इशूज़ हैं जो मुसलमानों के होते हैं, मुसलमानों पर जुल्म होता है और उस इशू को कोई पार्टी नहीं उठाती है, कोई लीडर नहीं उठाता है। असदुद्दीन ओवैसी बोलते हैं और उसकी वजह से मुसलमानों को वहाँ पर राहत मिलती है। तो ऐसे में ओवैसी के हवाले से नज़रिया नहीं कायम किया जा सकता है। हर एक पार्टी को चुनाव लड़ने का हक़ है और मेरा कांग्रेस को एक आखिरी मशवरा यही होगा कि चुनाव आप अपने दम पर लड़िए। आप खुद मुसलमानों को, हिंदुओं को, सिखों को, तमाम आबादी को कायल कीजिए, उनसे ऐसे वादे कीजिए, उनको ऐसा एक प्लेटफॉर्म तैयार करके दीजिए, उनके सामने एक ऐसा नक्शा रखे कि वो आपको वोट दें। लेकिन वोट हासिल करने के लिए किसी दूसरी पार्टी का खौफ दिलाना, उससे डराना, ये जमहूरियत में अच्छी बात नहीं है। हर एक को चुनाव लड़ने का हक है। अब किसी को बीजेपी की बी टीम कह करके वोट हासिल करना जमहूरियत की बड़ी कामयाबी नहीं है। आप खुद वोट हासिल करने में कामयाब क्यों नहीं हो रहे हैं? आप ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी बीजेपी की बी टीम है, MIM बीजेपी की बी टीम है, कभी BSP बीजेपी की टीम है, कहीं RJD, कहीं SP बीजेपी की बी टीम हो जाती है और इस तरह कह करके आप विक्टिम कार्ड खेलते हैं और आप कहते हैं कि कांग्रेस को हराने के लिए आम आदमी पार्टी को लाया गया है, MIM को लाया गया है। आखिर आपके अंदर इतनी सलाहियत खुद क्यों पैदा नहीं हो सकी है कि आप जीत सके तमाम हालात के बावजूद? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? मेरी गुफ्तगू से आप इत्तेफाक रखते हैं या नहीं रखते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेगा। 5 दिसंबर को आखिरी मरहले का वोट होगा, 8 दिसंबर को रिजल्ट आएगा गुजरात का और देखा जाएगा कि गुजरात में बीजेपी एक मरतबा फिर जीत हासिल करेगी, सरकार बनाएगी या कांग्रेस 32 सालों का रिकॉर्ड तोड़कर दोबारा वापसी करेगी। आपको याद रहे कि 1962 में गुजरात में पहला चुनाव हुआ था, कांग्रेस जीतकर सरकार बनाई थी और तब से लगातार 1990 तक कांग्रेस की सरकार रही। 1990 के चुनाव में कांग्रेस को हार मिली और सिर्फ 33 सीटों पर कांग्रेस सिमट गई। उस चुनाव में बीजेपी 67 सीटों पर जीती, जनता पार्टी को 70 सीटों पर जीत मिली, मखलूत सरकार बनी और फिर 1995 के चुनाव में अकेले बीजेपी ने शानदार जीत हासिल की और 1995 से लेकर के 2007 तक लगातार बीजेपी जीत हासिल करती रही है। और अब 2022 बहुत अहम है कि आखिर किसकी सरकार बनेगी। क्या 2017 में जितनी सीट कांग्रेस को मिली थी उसमें इजाफा होगा या फिर कांग्रेस के ग्राफ और कम हो जाएगा? वैसे कहना मुश्किल है क्योंकि कांग्रेस के जो टॉप लीडर्स हैं बिल्कुल खामोश बैठे हैं। क्या होगा 8 दिसंबर को पता चल जाएगा। वोट आप जिसको भी दीजिए सोच समझ कर दीजिएगा। जमहूरियत में हर एक पार्टी को चुनाव लड़ने का हक है, लेकिन वोट देने जरूर जाइएगा और वोट देते वक्त आप ये अपने जहन में रखिएगा कि आप वोट सिर्फ नहीं दे रहे हैं बल्कि आप शहादत दे रहे हैं, गवाही दे रहे हैं कि जिसको हम वोट दे रहे हैं उसके अंदर देश को चलाने की, देश का निज़ाम संभालने की, लोगों का काम करने की
सलाहियत है, जज्बा है, वो ईमानदार है, वो करप्ट नहीं है, वो क्रिमिनल नहीं है, वो लोगों का खिदमतगार है। ऐसी चीज़ें आपके जहन में रहनी चाहिए और सोच समझकर आपको वोट देना चाहिए। जमहूरियत की यही खूबी है कि इंसान को खुद ये इख्तियार मिलता है अपना हुक्मरान चुनने का, उस पर कोई लीडर मुसल्लत नहीं किया जाता। चुनांचे आप अपना एमएलए बहुत देख सुनकर चुनिएगा, किसी के दबाव में आकर मत सुनिएगा और ये भी मत सोचिएगा कि किसी से आपको डर लगता है या किसी की सरकार बन जाएगी तो इसलिए आप उसको वोट नहीं करेंगे, बल्कि जो उम्मीदवार आपको सही लगे उसी को आप वोट कीजिएगा। आपका वोट जमहूरियत में सबसे कीमती है और वोट ज़रूर दीजिएगा, सुस्ती मत कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त और आपसे आखिरी रिक्वेस्ट ये है कि मिल्लत टाइम्स को माली तौर पर सपोर्ट कीजिए। यहाँ ज्वाइन का एक बटन मौजूद है, उस पर जाइए और 89 रुपये की मंथली सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, हमारे मेंबर बन जाइए। आपका हमें ये बहुत बड़ा सपोर्ट मिलेगा और मिल्लत टाइम्स एक मजबूत मीडिया हाउस बनेगा। अल्लाह हाफिज़।